आप सबका स्वागत है डॉक्यूमेंट्री बॉय यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा बहरी जहाज जिसके मालिकान का कहना था कि ये कभी डूब नहीं सकता। क्या वाकई ये सही थे या फिर गलत? अगर गलत थे तो इसके पीछे क्या राज है? इस जहाज का वजन 46,000 टन और ऊंचाई 175 फीट थी। इस जहाज के डूबने की असल वजह क्या थी? इसमें उस वक्त कितने लोग सवार थे और जहाज की तबाही के बाद कितने लोग जिंदा रहे? इस जहाज ने अपनी जिंदगी में कुल कितनी बार समंदर में सफर किया? ये सब जानने के लिए हमारे चैनल डॉक्यूमेंट्री बॉय को सब्सक्राइब करके इसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप इसे देख सकते हैं। पूरी कायनात में हीरा कहाँ सबसे ज्यादा इस वक्त मौजूद है? ये हीरा कितना हो सकता है? इसको हम किस तरह या फिर किस तरीके से हासिल करें? हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी? इस कायनात में सबसे ज्यादा गर्म तरीन सितारा कौन सा है और वो जमीन से कितनी दूरी पर है? ये सितारा सूरज से दूर है, लेकिन ये गर्म क्यों? और सितारे जो करीब हैं सूरज के, वो इतने गर्म क्यों नहीं? दुनिया का शाही ताज किसको कहा जाता है? ये शाही ताज अब कहाँ है और कब इस शाही ताज को अमेरिका भिजवाया गया? अमेरिका भिजवाने की आखिर क्या वजह थी? ये हमारी आने वाली नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री है और आज की डॉक्यूमेंट्री है पाकिस्तान का असला कहाँ महफूज किया जाता है। इस असले में पाकिस्तान के कौन कौन से हथियार शामिल हैं और ये जगह कौन सी है और ये पाकिस्तान के किस शहर में वाक़े है? ये कब तामीर करवाई गई और इसकी बुनियाद रखने वाले कौन थे? इसमें एक हादसा भी पेश आया था। क्या वाकई ये एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई और राज है? वो राज दुनिया के सामने आया तो वो क्या था या फिर दफन है? अगर आप ऐसी दिलचस्प डॉक्यूमेंट्रीज का शौक रखते हैं या फिर शौक होने लगा है तो हमारे चैनल डॉक्यूमेंट्री बॉय को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, क्योंकि हम इसी चैनल पर तमाम डॉक्यूमेंट्रीज बारी बारी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इतवार का दिन था, 10 अप्रैल 1988 की सुबह थी। ये तब की बात है जब इतवार की छुट्टी नहीं हुआ करती थी, इसलिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तमाम कारोबार जिंदगी बिल्कुल आम दिनों की तरह चल रहा था। लोग तैयार होकर अपने अपने दफातर पहुंच रहे थे, बच्चे स्कूल बसेस के लिए इंतजार कर रहे थे और औरतें अपने घर के कामों में मशगूल थीं। दोस्तों, मामूर के मुताबिक रवां दवां जिंदगी में अचानक से ठीक 9:45 पर एक जोरदार धमाका हुआ। दोस्तों, ये धमाका इतना जोरदार और शदीद था कि लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। इन लोगों के मुताबिक फैजाबाद के करीब से धुआं फिजा में बुलंद होने लगा। दोस्तों, लोग अभी इस धमाके से संभले ही नहीं थे कि मजीद इस तरह के बहुत से धमाकों से जमीन कांप उठी। ये सानिया रावलपिंडी में फैजाबाद के करीब वाक़े पाक फौज के असला डिपो ओजड़ी कैंप में रूनुमा हुआ था। ओजड़ी कैंप में होने वाले ये धमाके इतने गैर मुतवक्के और शदीद थे कि लोगों ने समझा दुश्मन मुल्क ने हमला कर दिया है। खौफ व हिरासत में खवातीन घरों से नंगे पांव बाहर निकल आईं। बच्चे स्कूलों में सहमे हुए थे। कयामत सुगरा का मंजर था। धमाकों का ये सिलसिला 3 घंटों तक यूं ही जारी रहा। फिर इसमें कुछ कमी वाक़े हुई, लेकिन तबाही का खात्मा न हुआ। पूरा हफ्ता यही सिलसिला रवां दवां रहा। दोस्तों, इस वाक़े को तारीख में सानिया ओजड़ी कैंप के नाम से जाना जाता है।
इस हादसे में जाँ बहक होने वालों की तादाद के मुतालिक मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आती रहीं, लेकिन सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुतालिक 103 अफराद जाँ बहक जबकि 1300 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। मगर गैर सरकारी अंदाजों के मुताबिक जाँ बहक होने वालों की तादाद कई हजार हो सकती है। इस सानिया में पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के वालिद एयर कमोडोर खाकान अब्बासी भी एक मिसाइल का शिकार होकर जाँ बहक हो गए। खाकान अब्बासी सदर जनरल ज़ियाउल हक के करीबी साथी भी थे। इन्होंने 1985 के गैर जमाती इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन राजा मोहम्मद जफरुल हक को शिकस्त दी। खाकान अब्बासी उस वक्त वफाकी वजीर पैदावार थे और सानिया ओजड़ी कैंप के वक्त वो मरी रोड पर अपने बेटे जाहिद खाकान अब्बासी के साथ गाड़ी में सफर कर रहे थे कि इनकी गाड़ी एक मिसाइल का शिकार हो गई, जिससे वो मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि जाहिद खाकान अब्बासी कोमा में चले गए और फिर 17 साल कोमा में रहने के बाद 2005 में वो भी खाले के हकीकी से जा मिले। दोस्तों, सानिया ओजड़ी कैंप से तकरीबन 3 साल पहले मार्च 1985 में वजीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो गैर जमाती इंतखाबात के जरिए वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठा चुके थे और सानिया के वक्त वो सिंध में मौजूद थे, जबकि उस वक्त पाकिस्तान के सदर जनरल ज़ियाउल हक थे और वो कुवैत के दौरे पर थे, जहां से उन्हें शेड्यूल के मुताबिक ईरान का दौरा करना था। जैसे ही सानिया की इत्तला पहुंची, सदर ज़ियाउल हक और वजीर आज़म दोनों अपनी तमाम मसरूफियात छोड़कर इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो ने कराची से वापस आकर फौरन रावलपिंडी के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल इमरानुल्लाह की सरबराही में तहकीकाती टीम मुकर्रर कर दी, जिन्होंने सानिया ओजड़ी कैंप के मुतालिक रिपोर्ट्स पेश करना थी और साथ ही साथ 5 वज़रा पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दे दी, जिसने 10 रोज में रिपोर्ट्स का जायजा लेकर वजीर आज़म को पेश करना थी। दूसरी जानिब सदर जनरल ज़ियाउल हक ने इस वाक़े पर कुवैत ही से एक बयान दिया कि हमारे दिल टूट चुके हैं और हमारी आंखें पुरनम हैं। इसके अलावा इन्होंने वतन वापस आकर इस सानिया के मुतालिक एक प्रेस जारी की। जिस दिन ये सानिया हुआ उसी दिन 12 बजे रेडियो पाकिस्तान पर खबरें नशर हुई, जिनमें बताया गया कि असले के एक डिपो में आग भड़क उठी है, जिस पर अब काबू पा लिया गया और आवाम से सब्र व तहम्मुल की अपील की जाती है। लोगों में सानिया के मुतालिक आम तासुर यही रहा कि असला डिपो में आग भड़कने की वजह से वहां पर पड़े हुए मिसाइल और रॉकेट्स आग पकड़कर फटना शुरू हो गए हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते थे कि इस डिपो में असला रखने की बहुत कम गुंजाइश थी। एक अंदाजे के मुताबिक इस डिपो में ज्यादा से ज्यादा एक रेजिमेंट का असला रखा जा सकता था, लेकिन हुआ ये था कि वहाँ गुंजाइश से ज्यादा असला रख दिया गया। दूसरी वजह ये थी कि इस डिपो में 3 असला खाने थे और उन्हीं में एक तय खाना भी था। आग पहले और दूसरे डिपो से होती हुई तय खाने तक जा पहुंची, जहां सिर्फ रॉकेट्स और मिसाइल ही नहीं रखे गए थे, बल्कि सफेद गंधक का जखीरा भी मौजूद था, जिस पर पानी डालना मजीद खतरनाक हो सकता था। दोस्तों, ये वो वक्त था जब पाकिस्तान अफगान जिहाद में अमेरिका की मदद कर रहा था। अमेरिका अपना तमाम असला पाकिस्तान के तवस्सुत से अफगानिस्तान भेजता था। बाज़ गैर मुल्की अखबारात के मुताबिक ओजड़ी कैंप का ये डिपो अमेरिका असला स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ताकि अफगान मुजाहिदीन को असले की कमी ना हो। इन हालात में जनरल इमरानुल्लाह के सामने 2 मिशन थे। एक तो इन्होंने सानिया की रिपोर्ट कमेटी के सामने पेश करना थी
दूसरा ओजड़ी के मकाम पर लगी हुई आग पर काबू पाना था। आग पर काबू पाने के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट 22 अप्रैल 1988 को पेश कर दी। इसके बाद 5 अरकान पर एक वज़ारती कमेटी बनाई गई, जिसका काम इस रिपोर्ट का जायजा लेना और इस पर अमल दरामद करवाना था। दोस्तों, इस कमेटी के चेयरमैन वज़ीर मवासलात व रेलवे असलम खटक थे, जबकि दीगर अरकान में वज़ीर मुमलकत बराए दिफा राना नाइम महमूद, गाजी अब्दुल मजीद आबिद, मोहम्मद इब्राहिम बलोच और वज़ीर दाखिला मुमलकत नसीम अहमद थे। जनरल इमरानुल्लाह की रिपोर्ट पर बहसो मुबाहिसा हुआ और ये तय पाया कि उनकी फाइनल रिपोर्ट में उन अफसरान से सवालात होने चाहिए जिनसे जनरल इमरानुल्लाह ने मालूमात हासिल की है। इस तमाम छानबीन के बाद जब रिपोर्ट लिखने का मामला आया तो ये जिम्मेदारी असलम खटक ने खुद ले ली और चंद दिनों बाद ये रिपोर्ट कमेटी के सामने पेश कर दी गई, लेकिन ये रिपोर्ट कभी भी पब्लिक ना हो सकी। दोस्तों, इस सानिया की रिपोर्ट कभी सामने नहीं आई, इसलिए इसके मुताल्लिक कई मफरूज़े गर्दिश करते आ रहे हैं, जिनमें से एक मफरूज़ा ये रहा है कि ओजड़ी कैंप में अफगान मुजाहिदीन के लिए ख़तरनाक असला रखा जाता था और असले को ट्रक से उतारते वक्त कुछ गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से टीपू में आग लग गई। यानी ये मुकम्मल तौर पर एक हादसा था। इसके बाद एक और मफरूज़ा भी है कि अमेरिका जो असला भेजता था पाकिस्तान उसमें से कमीशन के तौर पर जो मिसाइल थे वो अपने पास रख लेता था। अमेरिका के हुक्काम इस असले का हिसाब किताब करने आ रहे थे तो कुछ अंदर के लोगों ने इस कैंप में धमाका करवा दिया ताकि हिसाब ना देना पड़े। एक तीसरा मफरूज़ा ये था कि 9 अप्रैल की रात अमेरिका का एक हवाई जहाज बगैर शेड्यूल के पाकिस्तान असला लेकर पहुंचा। इस असले में अमेरिका ने जानबूझकर कुछ ऐसा मवाद रख दिया जिसके फटने से कैंप में धमाका हुआ। इसके अलावा एक और मफरूज़ा भी ज़बानों में है, चूँकि पाकिस्तान ने रूस को अफगानिस्तान से निकालने के लिए अफगान मुजाहिदीन की मदद की थी, तो रूस की खुफिया एजेंसी KGB ने जाते जाते पाकिस्तान को ओजड़ी कैंप का सानिया बदले में तोहफा दे दिया। दोस्तों, ये मफरूज़े तो आजकल भी लोगों की ज़बानों पर हैं। दोस्तों, जो कि रिपोर्ट असलम खटक ने पेश की, इस हवाले से कुछ गैर सरकारी ज़राए से ये मालूमात सामने आई थी कि इन्होंने रिपोर्ट में इस सानिया के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई ना करने की सिफारिश की है। इसके अलावा ये बातें भी सुनने में आईं कि वज़ीर आज़म जुनेजो ओजड़ी कैंप की तहकीकात के बाद ISI के साबिक DG जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान और उस वक्त के मौजूदा DG जनरल हमीद गुल के खिलाफ कार्रवाई करना चाह रहे थे। दोस्तों, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान अफगान जहाद के अहम तरीन किरदार थे और ये जनरल ज़ियाउल हक के साथ एक तियारे में जाँ बहक हुए। इनके बेटे हुमायूं अख्तर खान और हारून अख्तर खान बिजनेस और सियासत में बहुत मुतहर्रिक थे। तो दोस्तों, जब जुनेजो ने इनके खिलाफ कार्रवाई की कोशिश की तो इस बिना पर वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो और सदर जनरल ज़ियाउल हक के दरमियान काफ़ी इख्तलाफात पैदा हो गए और यही इख्तलाफात तकरीबन एक माह बाद 29 मई 1988 को वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो की बरतरफी की वजह भी बने। दोस्तों, ओजड़ी कैंप सानिया पर कमीशन बना और कमेटी भी बनाई गई और आज सानिया की 3 दहाइयाँ गुजरने के बाद ये सवाल वैसे का वैसा मौजूद है। आखिर इन हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? और आज तक किसी ने भी कोई रिपोर्ट पब्लिक नहीं की। ये मफरूज़े और सवालात आज भी जूं के तू मौजूद हैं। दोस्तों, आज की हमारी डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।